अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पूरी दुनिया के लिए आज की हेडलाइन न्यूज़। जौहरी मुज़ाकरात से कबल ईरान पर हमला, क्या पैगाम है? आज ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो कि इजराइल की तरफ से ईरानी जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ, इसमें ईरान की आला फौजी क़यादत और जौहरी साइंसदानों पर हमला किया गया। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ और 6 जौहरी साइंसदान जो है वो शहीद हो गए। साथ ही साथ ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मोहम्मद बाकरी भी शहीद हो गए। और आज हमले में ईरानी एरोस्पेस के जो फोर्स है उसके कमांडर भी शहीद हुए। तो ईरान में इस वक्त अमीर हबीबुल्लाह सियारी जो हैं उनको नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया, जबकि अहमद वाहिदी पासदारान इनकलाब के कायम मुकाम कमांडर मुकर्रर किए गए हैं। ईरान से इस्राइल के वजूद को ख़तरा था और जब तक ये ख़तरा नहीं टल जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये हमले किए जाएंगे, ऐसा कहना है इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का। साथ ही साथ दूसरी तरफ जो ईरान की तरफ से ख़बरें आई हैं और ईरान ने बाकायदा इसकी इसके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद भी की और कहा कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतवार के दिन के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल कि जो कुछ भी होगा, हमला अगर हुआ भी तो इतवार के बाद होगा और इन मुज़ाकरात की नाकामी पर होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये इस वक्त सवाल मैं लेकर चलूँगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर वक़ार हसन रिटायर्ड। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप इस्तांबुल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इतवार को ओमान में जो न्यूक्लियर टॉक्स थी यूएस और ईरान के दरमियान होने वाली, इसका 6th राउंड था, 6ठा राउंड था, इसके ऊपर मरकूज थी। लेकिन आज का ये जो ऑपरेशन, ये जो जारियत है, बर्बरियत है इजराइल की, आप किस तरह से देखते हैं इसे? आई थिंक इसमें ये सारी आई वुड से कि साइड किक्स हैं या वो चीज़ें हैं जो रियल हैं। मेनली कि एक लंबी लड़ाई है जो परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी है रीजन में, स्पेशली इजराइल और ईरान के दरमियान। और जैसा हमारा भारत के साथ आई थिंक इससे बड़े लेसन भी निकलेंगे कि परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी में कितनी तैयारी होनी चाहिए। दूसरा, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू 5th and 6th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर, और उसमें जो कमर्शियल फोर्सेस हैं अगर वो स्टैटिक हैं, मूव नहीं कर रही, और आप सारे जो टूल्स हैं, स्पेयर पावर है, स्पेस है, उसके बाद साइबर है, इंफॉर्मेशन है, फिर इंटेलिजेंस ऑपरेशन है। तो इसके अंदर आई थिंक इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी नजर आया, जो उनकी लोकेशंस थी किस तरीके से फीड की गई थी, प्रिसाइज टारगेटिंग हुई है। तो इजराइल वाज एबल टू अटैक द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखा है तो क्रिटिकल पॉलिटिकल मिलिट्री है, इसमें आईआरजीसी के कमांड है मिलिट्री के, फिर फिजिकल आया था, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और न्यूक्लियर उनकी साइड्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली ईरान का प्राइड भी है, उनकी तैयारी भी थी। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें देखने वाली हैं कि डिस्पाइट के हम जैसे लोग भी कल रात को सोशल मीडिया पे असेसमेंट थी कि आज रात को होगा, इतने क्लियर सिग्नल्स आ रहे थे, तो क्या दूसरी साइड पे तैयारी नहीं थी या बिल्कुल सफिया? आई थिंक ये सोचने की जरूरत है। और दूसरा, मुज़ाकरात सारी बेट होती है, इसमें आई थिंक व्हाट इजराइल डज इज कि वो अटैक करता है, रिस्पांस देखता है, फिर उसकी तैयारी की जाती है और इसमें मुज़ाकरात का एक गेम खेला जाता है थ्रू वेस्ट एंड अमेरिका। नहीं तो इसमें मुज़ाकरात के लिए क्या पैगाम है? क्योंकि जो मार्को रूबियो वो कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं है इस हमले में, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जनाब इससे पहले कि अल्टीमेट तबाही हो जाए, ईरान जो है मुज़ाकरात पर आ जाए या मुज़ाकरात जो है उसको मान ले। तो इसमें क्या किरदार आप देख रहे हैं बैरूनी क़ुव्वतों का? आई थिंक बिल्कुल है। देखें, जो एनवायरमेंट में थोड़ा फर्क है। जब हमास ने हमला किया था इजराइल पे, तो उस वक्त जो आप कह रहे ईरान के जो टेंटिकल से बड़े एक्टिव थे, चाहे वो हिजबुल्ला इन लेबनान थी, हमास थी विद इन पैलेस्टाइन, और फिजिकली अटैक कर सकते हैं। चाहे हिजबुल्ला है इराक में, फिर किसी हद तक हूतीज हैं, और देन सीरिया में भी इनके बेसिंग थी, तो मतलब बेसिकली बॉर्डर शेयर करता है, तो वहाँ पे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी और स्पेस थी। वो ये स्पेस काफी न्यूट्रलाइज हुई है पिछले 1.5 साल में। आप देखें ग्रेजुअली एक पुश बैक हुआ है, सीरिया इनके हाथ से गया, उसके बाद जो आई थिंक हिजबुल्ला इन लेबनान है वो वीकन हुई, और किसी हद तक हूती भी थोड़ा पीछे हटे हुए हैं, हमास काफी वीकन हो गई है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आज की एनवायरनमेंट बड़ी डिफरेंट है। नाउ द वेस्ट एंड इजराइल फेल्ट कि एक तो दे वर वेरी श्योर कि फिजिकल अटैक भी हो सकते हैं इमीडिएटली,
और इसराइल का डोम सिस्टम और आई थिंक उसको रिफाइन किया गया। तो दैट्स वेयर दे फाउंड स्पेस से अगर हम हमला करते हैं तो इमीडिएटली शायद जो है रिटेलिएट ना कर सके ईरान। फिर एयर पावर भी अगर आप देखें, एक तरफ मैसिव एयर पावर है, लेटेस्ट जहाज है, और दूसरी तरफ जो है ईरानियन एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम भी ज़्यादा, स्पेशली अगर आप देखें उसमें ऊपर तबरेज़ है, नीचे आप आ जाएं करमानशाह का, जहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम है इनके, आई थिंक S-300 वगैरह है, तो इतने कारगर साबित हुई और अंदर जाके आई थिंक कुछ अटैक्स हुए। तो इस लिहाज से ये एनवायरनमेंट बड़ी डिफरेंट है। बाकी जो मुज़ाकरात का है, देखिए इस वक्त यही है कि ईरान के पास दोनों ऑप्शन है, जो दोनों आई वुड से कि बड़ी डिफिकल्ट ऑप्शन है। एक तो यह कि आप अग्री कर लें वेस्ट से, आप डर करें, और हो सकता है जिस नेतन्याहू ने कहा कि वो अगले 2 हफ्ते फिर ऊपर से मारामारी करता रहे और टोटली जनरल सिस्टम को इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी होगी और जो IRGC की कमांड और पोलिटिकल लीडरशिप को खत्म कर दें, और खुदा ना खास्ता एक टोटल इम्प्लोजन हो जैसे लिबिया के साथ हुआ या इराक के साथ हुआ। नहीं तो स्पेस कितना होगा? ये है कि ईरान के पास व्हाटएवर दे, मैं जानना चाह रहा था स्पेस कितनी होगी ईरान के पास, क्या कोई बार्गेनिंग उसमें, क्योंकि अपने न्यूक्लियर एसेट्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो वाइंड अप किया था, रोल बैक किया था यूक्रेन ने, और आज उसका हाल देखें तो एक डेटरेंस के तौर पे जो है ईरान इन चीज़ों को अपने पास रख रहा है और उसका हक भी है, लेकिन कुछ स्पेस होगी यहाँ पे ईरान के पास कुछ बार्गेन करने के लिए, या आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वीक पोजिशन पे इस वक्त ला खड़ा किया है? जी मेरे ख्याल में स्पेस नहीं होगी। देखें इसमें अगर आप एक सरेंडर की हालत में जाते हैं नेगोशिएशन में, फिर तो जो चाहेंगे वो लिखवाएंगे, डिस्पाइट कि इसमें हो सकता है चाइना और रशिया भी इन्वॉल्व हो, तो ऑप्शन तो है, एक वीकर ऑप्शन है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें तो फिर आपका बिल्कुल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये न्यूट्रलाइज करेंगे, दे विल देन डिमांड के जी आप अकाउंटेबिलिटी और जीन की टेररिज्म के चार्जेस लगाएंगे, तो चीजें आगे बढ़ेंगी। आई डोंट थिंक सो ये कोई वायबल ऑप्शन है, आई डोंट नो उनका। दूसरा है कि आप जो व्हाटएवर यू हैव, देखें ये बड़ा जरूरी है कि व्हाटएवर यू हैव देन यू कम अप। इन मिसाइलों का, इन सिस्टम्स का, ड्रोन्स का फिर क्या फायदा है कि आपको जिसका कहते हैं कि कट के साथ मारा जाना है, जैसा आई थिंक पाकिस्तान ने किया। हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर थी, न्यूक्लियर पावर भी है, हमारे पास सिस्टम था, फिर हमने इस्तेमाल किया और मैसिव रिटेलिएशन लिए मोदी का जबड़ा तोड़ा, फिर इनको अक्ल आई है। और स्टिल आई वुड से कि लड़ाई खत्म नहीं हुई, बिकॉज नाउ दे आर बेसिकली रीडिंग ये जो लड़ाई हो रही है इजराइल और ईरान। तो मेरे ख्याल में जो वाइबल ऑप्शन ये, एक तो मैसिव रिटेलिएशन स्ट्राइक आनी चाहिए इजराइल पे, जिसमें मोराल भी इनका ठीक हो जाएगा, किसी हद तक दुनिया को पता चलेगा कि ऑप्शन है। दूसरा फिर इनके पास 2 ऑप्शन बनते हैं, जो गल्फ में स्टेट ऑफ हॉर्मज़ इसको शट डाउन करने का ऑप्शन है, और रेड सी में भी कार्रवाई कर सकते हैं। इनसे ईरान के पास अपने एसेट्स हैं, ताकि वेस्ट को फिर पीछे धकेला जाए, बिकॉज अदरवाइज देखें अभी चीजें तो रजीम चेंज की तरफ जा रही हैं। अगर ये एग्री करते हैं तो बड़ी अजीब सी है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है, जो लेफ्ट विंग की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है MEK या मुजाहिदीन खल्क कहते हैं, तो वो तब से लड़ रही जब रेवोल्यूशन आया था। और ये भी अभी जो इन्फॉर्मेशन इसमें मैक और मसाद का बड़ा कोलैबोरेशन है, जहाँ पे प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप हालत जंग में हैं तो आई थिंक दे शुड हैव बीन हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी इन चेंजिंग पोजीशन। एक जगह रहना भी नहीं चाहिए था। हमास के साथ भी हुआ, हिजबुल्लाह की लीडरशिप भी मारी गई, लेबनान में वही यानी सर ऐसे कह सकते हैं कि इजराइल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो ईरानी इसका टारगेट था, और पोजीशन उसकी बेहतर हुई हिजबुल्लाह और हमास के साथ, जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, उसके बाद इतनी उसकी हिम्मत हुई कि वो इस वक्त पर आके खड़ा हो जाए। जी बिल्कुल, देखें ना 2 साल में एनवायरनमेंट बड़ी चेंज हुई है, और प्ले बुक वही है, डिस्पाइट के ईरान के पास एक कन्वेंशनल मिलिट्री पावर है। बाकी तो आप देखें कि वो आई वुड से नॉन स्टेट एक्टर्स टाइप हैं, मिलिशियाज हैं, लेकिन चूंकि दे वर बॉर्डरिंग ईरान, तो वहां से वो कर सकते थे। अभी ये एडवांटेज है इजराइल को कि स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम उसको एडवांटेज है, एयर पावर का है, और दूसरा उसको ये खतरा नहीं कि फिजिकली किसी बॉर्डर से उसको उतना बड़ा अटैक हो सकता है। मैक्सिमम इजराइल जो है मिसाइल और ड्रोन ही कर सकता है। आई फील कि दे आर क्वाइट अ बिग मिसाइल पावर है। सर लास्ट में मैं आदमी करते तो फिर ये बहुत लास्ट में मैं जानना चाहूंगा IAEA का किरदार, इंटरनेशनल एजेंसी का किरदार, क्योंकि उनके न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से जो नई साइट्स वगैरह थी उसके हवाले से बड़ी तबाहकुन रिपोर्ट्स जो हैं वो IAEA ने की शाया की थी, जिसके बाद ये सारा मामला जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। ये एग्जैक्टली वही इराक वाली प्ले बुक है ना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बाद में मार मूर के तबाह करके कि नहीं जी वो हमें तो मिले नहीं। आई थिंक दिस वी शुड रियलाइज, इस्लामिक वर्ल्ड को, स्पेशली डेवलपिंग वर्ल्ड को रियलाइज करना चाहिए। और अब ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, टर्की में हो रही हैं, हम लोग इधर है, बाकी ममालिक का, सऊदी अरेबिया में, कि यार जब तक आपके पास पावर नहीं है मिलिट्री की, ये ठीक है डेवलपमेंट वगैरह अपनी जगह, आपको बड़ा आई वुड से घेर के मारा जाएगा,
and that's why I think they also want कि फिर तो न्यूक्लियर कवर होना चाहिए, and then I think OIC should now step in to stop, इसके हाथ रोकने चाहिए, अदरवाइज सबकी बारी आएगी और उसमें बड़ा वाज़ेह और सख्त पैगाम है, बहुत वाज़ेह और सख्त पैगाम है सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ब्रिगेडियर वक़ार हसन रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, इसी मौजू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात कर रहे हैं ईरान पर इजरायली बर्बरियत की, और इस वक्त मैनचेस्टर से हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार हामिदुल मशरक़ी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यकदम नहीं होता। आज की ये जो कार्रवाई इजराइल की, और जितनी फोकस, जितनी कैलकुलेटेड, क्योंकि इसमें जोहरी तनसीबात, न सिर्फ जोहरी तनसीबात बल्कि जो आला मिलिट्री कमान और उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको टारगेट किया गया, शहीद किया गया। सबसे पहले तो ये जो नेटवर्क है इजराइल का, उसकी जो खुफिया एजेंसी मोसाद का, क्या कहिएगा उसके बारे में कि वो कितना एक्टिव है इस वक्त, और जितने भी उसके टारगेट्स, हाई वैल्यू टारगेट्स अब तक उसने अचीव किए ईरान के अंदर, उसमें इसका बड़ा हाथ रहा है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, बात यह है कि आपको याद होगा पिछले साल जिस तरह हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद किया गया, उससे पहले कासिम सुलेमानी को जिस तरह उन्होंने शहीद किया, फिर उसके बाद हमने देखा हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह को जिस तरह लेबनान में टारगेट किलिंग की गई। उसके बाद हमने देखा कि गजा में जिस अंदाज में, असल में अब बात यह हो गई है कि इसराइल की मोसाद जो है, जहां पर इंटेलिजेंस के ऊपर साथ साथ टेक्नोलॉजी की वजह से उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वहीं पर बहुत सारी उंगलियां कहीं अंदर के किसी किरदार की तरफ भी उठती हैं कि शायद कोई अंदर से भी उनको फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये सारे सवालात हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सबसे इसमें बुनियादी किरदार जो है वो इसराइल की टेक्नोलॉजी का है, और सबसे उसके साथ साथ उनकी इंटेलिजेंस का है। लेकिन यहीं पर मैं ये समझता हूं कि जितनी मर्जी वो क़यादत को खत्म कर दें, लेकिन जो अक़वाम होती हैं या जहां पर नजरियात होते हैं, वहां पर रिप्लेसमेंट आ जाती है। और वहां पर रिप्लेसमेंट के साथ साथ ये नहीं है कि ईरान उससे कोई खत्म हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल ईरान को नुकसान हुआ है, हमने देखा है पिछले साल के अंदर अंदर ईरान की प्रॉक्सीज को न्यूट्रलाइज किया गया, सारा कुछ हमने देखा। नहीं, मैं उसी के ऊपर जरा आता हूं कि जो जिस तरह बिल्लाह और हमास जो है पिछले 2 साल में उनको इंगेज किया, और उसके बाद आज कदरे मेरे ख्याल से आसान रहा फिर ये इस तरफ आगे बढ़ना। और दूसरा ये कि महज 2 रोज़ कबल, यानी छठा राउंड जो है वो न्यूक्लियर टॉक्स का ओमान के अंदर होना है, और ये अमेरिका और ईरान के दरमियान होना है। ये ज़रूर बात कही जा रही थी कि अगर इजराइल कोई हमला करता है तो वो इन टॉक्स की नाकामी के ऊपर होगा, मुज़ाकरात की नाकामी के ऊपर होगा। लेकिन 2 रोज़ कबल इस तरह का शदीद हमला करना, ये तो फिर मेरे ख्याल से उस मुज़ाकरात की मेज पर भी अपनी बात मनवाने के लिए होगा, मुतरादिफ उसके। मेरा ख्याल ये है कि ये हमला ही इसलिए किया गया ताकि मुज़ाकरात किसी तरह भी कामयाब ना हो सके, बल्कि उनको सबूताज किया गया है। और इसकी वजह यह है कि इसराइल जो है वो फैसला कर चुका था कि उसने ना तो अमेरिका की सुननी है ना किसी की बात सुननी है। और हमने देखा कि अब अमेरिका जो है उसकी पुष्टपनाही भी कर रहा है, ढके छुपे अल्फाज में भी और खुल्लम खुल्ला भी। मेरा ख्याल यह है कि अब वक्त आ गया है इमरान साहब कि मेरे ख्याल है कि ईरान की जानिब से अब मुकम्मल तौर पर कोई बड़ा धमाका किया जाएगा, जिसको आप एटमी सलाहियत का इजहार भी कह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम समझें कि ईरान की कोई बचत का रास्ता है तो वो नहीं रहा। ईरान का प्रॉब्लम ये है कि जियोग्राफिकली वो 1500 किलोमीटर दूर है इसराइल से। वो ना तो उस तरह पे एयरफोर्स अटैक कर सकता है, ड्रोन रस्ते में उड़दन गिरा देता है, खुद गिर जाते हैं। सो इस हवाले से अब बुनियादी तौर पर जो डेटरेंस है वो ईरान के पास न्यूक्लियर ही ऑप्शन रह जाता है कि एक बार दुनिया को बता दे कि अब उसको जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अंदर उसको नहीं रोका जा सकता, और यही होता नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको एक खतरनाक बात बताऊं, वो ये है कि इसराइल के अज़ाइम खाली ईरान तक रुकने के नहीं हैं। वो ये समझ रहा है और वो ये मिसकैलकुलेट कर रहा है कि वो ईरान के बाद आइंदा आने वाले सालों में या कुछ अरसे में पाकिस्तान की एटमी तंसीबात की तरफ भी उठेगा, पाकिस्तान को भी टारगेट करने की कोशिश। क्योंकि नेतन्याहू ने कुछ माह पहले एक बयान दिया कि 2 दुनिया में जो ताकतें हैं, ईरान तेहरान के बाद इस्लामाबाद के लिए खतरा है। और इधर से पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले एक जगह पे कहा कि हमें 2 मुल्कों से जंग लड़ी है। ये 6 मई से 10 मई के दरमियान हमने 2 मुल्कों
यानी इंडिया और इसराइल की टेक्नोलॉजी से जंग लड़ी है। देखिए खित्ते की सूरत हाल बहुत खतरनाक हो रही है। खित्ते के अंदर वाज़े तौर पर दो बड़े ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक रूस, चाइना, इंडिया, तुर्की, ईरान, सॉरी रूस, चाइना, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, और दूसरी जानिब इंडिया, इसराइल, अमेरिका और यूरोप। अब जो है अगर यहां पर इस जंग को ना रोका गया और अगर इसराइल ने मजीद जंग को फैलाया तो फिर मजबूरन हम देखेंगे कि रूस और इस चीन को भी बीच में आना पड़ेगा। और सऊदी अरब ने बयान दिया है कि जी इसमें वो ईरान के तंसीबात पर हमले की मजम्मत करता है, यानी अब वो नहीं रहा कि वहां पर सऊदीया की अमेरिका को हमायत हासिल हो। ठीक है, यानी दुनिया जो है वो डिसएसोसिएट भी नहीं कर सकती उस तरीके से। मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो किरदार था, क्या ये वही वाला किरदार था जो एक जमाने में इराक के हवाले से वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के हवाले से देखा गया? क्योंकि उनकी रिपोर्ट ने इस वक्त बहुत फ्लेयर अप किया सिचुएशन को। देखिए बात यह है कि इराक जो जंग की गई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के, इसके ऊपर मैंने थीसिस लिखा और मैंने इसको इस सदी का सबसे बड़ा झूठ और प्रोपेगेंडा करार दिया। और वो बाद में रिचर्ड रम्सफील्ड ने भी माना, बाद में पेंटागन ने भी माना, बाद में सबने माना। बात यह है कि IAEA का किरदार भी एक तरह से रबर स्टैंप हो जाता है, यूनाइटेड नेशन का किरदार भी रबर स्टैंप हो जाता है जब अमेरिका का और अमेरिका के जो हवाली है उनकी बात आती है। और हमेशा से IAEA का किरदार जो है वो इस हवाले से मुतनाज़िर रहा कि उन्होंने मुसलमान जो साइंटिस्ट थे, आपको याद होगा बतरुस गाली थे उस वक्त इधर यूनाइटेड नेशन में, और उसके साथ उनको आगे किया डॉक्टर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हरीरी या पता नहीं क्या नाम था, IAEA के जो सरबराह थे। सो बात ये है कि IAEA का किरदार जो है वो ईरान के हवाले से या इराक के हवाले से हमेशा से सवालिया निशान रहा और रहेगा। बुनियादी बात यह है कि अब इसराइल ने जो जारहियत और बर्बरियत की है उसके बाद ईरान के पास पूरा हक है कि उसका जवाब दे। देखना ये होगा कि ईरान के पास सलाहियत कितनी है जवाब देने की। अगर ईरान की सलाहियत की बात की जाए तो हमने देखा कि चंद माह पहले उनका एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर जो है वो एक तरह से नाकारा किया गया। उसके बाद ईरान की एयरफोर्स एक सवालिया निशान है। उसके बाद ईरान के पास सिर्फ रह जाती है ऑप्शन सुपरसोनिक मिसाइल्स की, क्रूज मिसाइल्स की, और फिर देखना होगा कि उन मिसाइल्स के ऊपर किस तरह का वो असला लाद कर चलाते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। तो आइंदा आने वाले 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन 3 दिनों में जो संडे का दिन है जब मुज़ाकरात की बात की जा रही है, तो ये मुझे बताइए कि जो प्रेसिडेंट, क्योंकि मार्को रूबियो कहते हैं कि अमेरिका का कोई हाथ नहीं है इस हमले में, और ट्रंप ये कह रहे हैं कि जनाब जो अल्टीमेट नुकसान है, जो इंतहाई यानी सब कुछ खत्म होने से बेहतर है कि ईरान जो है वो आकर एग्रीमेंट कर ले और मुज़ाकरात में आ जाए, और जो टर्म्स है। तो ये मुझे बताइए कि क्या होने जा रहा है। फिर दूसरा कि यूक्रेन ने अपने जो डेटरेंट्स थे वो रोल बैक किए, वो हवाले किए, उसके बाद दुनिया के सामने यूक्रेन एक मिसाल बना हुआ है। तो क्या ईरान के पास क्या है इस वक्त? देखिए मेरा ख्याल ये है कि संडे के मुज़ाकरात में ईरान के पास जो ईरान में इस वक्त मुजाहरे शुरू हो गए हैं, पब्लिक दबाव है। ईरान इस पोजीशन में किसी सूरत भी नहीं है कि वो अमेरिका की बात माने या कोई ऐसा मुआहदा करे जिसमें वो अपनी जोहरी तवानाई या जोहरी जो तैयारियां हैं उसको कंप्रोमाइज करे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ना ही इसराइल ने इसके ऊपर रुक जाना है। तीसरी बात ये है कि क्या हम ये समझते हैं कि मार्को रूबियो का बयान जो है वो हकीकत पर मबनी है कि जी अमेरिका का उसमें कुछ किरदार नहीं, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका कह रहे जी कि अगर इसराइल को नुकसान पहुंचाया गया तो फिर मैं उसकी हिफाजत करने आगे आ जाऊंगा। तो ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी है अमेरिका की, ये तो पूरी दुनिया ने देखी। यूक्रेन के मामले में और इसराइल के मामले में बहुत फर्क है। यूक्रेन के मामले में यूरोप को आगे कर दिया अमेरिका ने, इसराइल के मामले में यूरोप को आगे नहीं कर सकता, इसलिए इसराइल के मामले में सिर्फ अमेरिका ही आगे आएगा। यूक्रेन के मामले में तो यह है कि आपको यूं लगा जैसे नेटो के बगैर यूरोप खुद ही उसको संभाले, और उसके अंदर भी आप देखिएगा कि इवेंचुअली जो है वो अमेरिका कहीं ना कहीं नेटो की शक्ल में इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। तो मैं नहीं समझता कि दुनिया के अंदर जो मौजूदा नई बसात बिछ रही है इसके अंदर वाज़े तौर पर जो है वो खतरात हैं तीसरी आलमी जंग के, और तीसरी आलमी जंग के खतरात की सबसे बुनियादी वजह यही है कि इसराइल की जो एक्सपेंशन है, जो उसके जो प्लान है ग्रेटर इसराइल का, वही सबसे बड़ी वजह बनेगा। गजा के ऊपर ग्रेटर इसराइल जो है वो तीसरी आलमी जंग की बुनियाद बनेगा।
ऐसे में अब आज जो है ईरान ने मुतालबा किया है यूनाइटेड नेशन की जो सलामती काउंसिल है उसके इजलास बुलाने का, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी, और जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी इसकी शदीद मजम्मत की है। तो ये प्लेटफॉर्म्स कुछ कर सकेंगे क्या? देखिए, इसराइल एक बेलगाम घोड़ा, और जो नेतन्याहू है एक दिमागी तौर पर जुनूनी शख्स है और फिरौनियत से भरा हुआ है। इंडिविजुअल हद तक देखूं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वक्त किसी की भी सुनने को तैयार है, मां सिवाय अमेरिका के, जो उसको बाजू से रोक सकता है, उसको इमदाद बंद कर सकता है, उसको सपोर्ट, टेक्निकल सैटेलाइट सपोर्ट सारी आज भी इसराइल को अमेरिका से मिलती है। तो अगर अमेरिका चाहे तो ये सब कुछ रुक सकता है। बाकी सलामती कौंसिल, नेटो या दूसरे इदारे जो हैं वो सब कहीं ना कहीं अमेरिका के ही मरहूने मिन्नत है। तो अमेरिका के बगैर अगर मैं समझूं कि इस खित्ते में कोई अमन आ सकता है तो नहीं, इसराइल को रोकने वाला सिर्फ अमेरिका है। लेकिन दूसरी जानिब अगर जंग बढ़ती है, और अगर जंग के अंदर देखिए बात यह कि रशिया को यूक्रेन में या यूक्रेन की जंग में भी जो हालिया नुकसान हुआ है, आप नहीं समझते कि वो उसका बदला भी लेने के लिए अगर इसराइल की तरफ आता है तो सूरत हाल बहुत खतरनाक होती है। तमाम जो खित्ते के अंदर जो इस वक्त बिसात बिछ रही है उसके अंदर देखना ये होगा कि अब मुसलमान मुमालिक क्या इकट्ठे होकर कोई एक इकट्ठा लाया अमल अपना सकते हैं या नहीं। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ईरान को शिया मुल्क के तौर पर ना देखा जाए, ईरान को किसी प्रॉक्सीज के तौर पर ना देखा जाए, ईरान को एक मुसलमान मुल्क के तौर पर देखा जाए जिस पर इसराइल यानी यहूदी सहूनियत ने हमला किया है। अगर इस पैराए में देखा जाए तो फिर सारी मुस्लिम दुनिया को एक होकर एक जवाब देना होगा। हमने देखा कि गजा के मुसलमान जो हैं आपके सामने लाख के करीब शहीद हो गए हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, और बेशुमार वाकयात के बावजूद मुसलमान ममालिक की तरफ से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने हैं। कोई एक मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, खुलकर उस अंदाज में हमायत नहीं आ रही। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो एक एक करके इसराइल सबको खा जाएगा और फिर हमारी दास्तान तक ना होगी। दास्तानों में ये सोचना होगा मुसलमान मुमालिक को, उम्मत मुस्लिमा को। और इस वक्त इमरान साहब बड़ी लीडरशिप की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ इस वक्त मुस्लिम उम्मा के अंदर बड़ी लीडरशिप की जरूरत है, चाहे वो हमें तैयब उर्दगान की शक्ल में नजर आए, मोहम्मद बिन सलमान आगे आए, मलेशिया से आगे आए, कोई ना कोई बड़ी फिगर को आगे आना पड़ेगा। मैं इस बात के वरना वो जो ग्लोबल पीस लीडर के तौर पर ट्रंप साहब आगे आना चाह रहे हैं वो एक अलग कहानी है। बिल्कुल वो तस्वीर का दूसरा रुख होगा। बिल्कुल देखिए, वो जो ग्लोबल पीस लीडर है वो हिपोक्रेसी और मुनाफिकत से भरा हुआ चेहरा होगा, जिसमें उसका मकसद ये होगा कि आप तमाम अपने मुफादात हासिल कर लिए जाएं और उसके बाद अमन का जो है वो राग भी अलाप लिया जाए। यानी कि गजा के लोगों को रिलोकेट करने की बात कर लो, ईरान को मार खाने की बात कह दो, पाकिस्तान को इंडिया की बात मानने की बात कर दो। इस तरह की बातों के ऊपर वो अमन नहीं होता है, बल्कि ये हिपोक्रेसी होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर मुस्लिम दुनिया को ही पीसा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिदुल मशरिकी साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा ब्रेक के बाद इसी मौजू को मज़ीद आगे लेकर बढ़ेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और इस वक्त हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, जो कि रिपब्लिकन रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस वक्त छठा राउंड जो है न्यूक्लियर टॉक्स का ओमान में होना है, मस्कत में होना है, और इतवार को इससे पहले बात ये की जा रही थी कि अगर इस तरह की कोई बात हुई भी, हमला हुआ भी, तो वो इन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी के ऊपर उसका वो डिपेंड करेगा। लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी इजरायली जारियत की क्या पैगाम है सर? डोनाल्ड ट्रंप साहब की 40 मिनट बात हुई थी बीबी नेतन्याहू से तकरीबन 2 दिन पहले, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको कहा था कि आप इज्तनाब करें, आप हमला ना करें, हम डायलॉग में जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बार बार जो डेडलाइन दी जा रही थी वो डेडलाइन एक्सपायर हो चुकी थी, और ये बातें बाहर निकल के आ रही थी कि डायलॉग जो हो रहा है उसमें कोई पेशरफ नहीं है, उसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है ईरान की तरफ से। ईरान इज नॉट कमिंग टू द टर्म्स जिन टर्म्स पे अमेरिका उनसे बात करना चाह रहा था। लेकिन आज अब से थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी सिक्योरिटी टीम से मिलेंगे, सारी सूरत हाल को जज करेंगे, देखेंगे कि अमेरिका ने किस तरीके से आगे इस पे अपना मौक़िफ़ देना है, इसमें किस तरीके से बातचीत होगी। अभी चंद मिनट में, मेरा ख्याल है घंटे तक, मैक्सिमम घंटा 2 घंटे के बाद
अमेरिका का मौकफ जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले वजीर खारजा जो है मार्को रूबियो, वो कह रहे हैं कि अमेरिका का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, और साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आ रहा है कि सब कुछ ख़त्म होने से पहले बेहतर यही है कि मुआहिदा कर ले, तो ये फिर क्या पॉलिसी इस वक्त सामने आ रही है तारड़ साहब? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल ये चाहते थे कि ईरान अपने एटॉमिक उनका जो इरादा है उससे बाज आए। बार बार वो इस चीज को कहते रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा पीस की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। उन्होंने इसके साथ कहा कि हम ईरान से ट्रेड करेंगे, ईरान को खुशहाल बनाएंगे और वी विल मूव फॉरवर्ड विद इट। लेकिन उनको कितनी कामयाबी हासिल हुई है, मेरे ख्याल में अभी तक वो इतने पुरुमीद नजर नहीं आए। लेकिन मार्को रूबियो साहब ने जो कहा है कि वी आर नॉट एंगेज, जो कर रहा है दे आर डूइंग इंडिपेंडेंटली बाय देमसेल्फ। लेकिन मैं जिस तरह आपको बताया है कि अभी कई चीजें मुबहम है, अभी 2-3 घंटे तक मजीद चीजें खुल के सामने आएंगी। स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस अपना बयानिया देगा कि लेकिन तारड़ साहब आपने कहा कि जो कुछ भी कर रहा है और मार्को रूबियो जो है वो भी कह रहे हैं कि अगर ये जो कुछ भी कर रहा है इंडिपेंडेंटली कर रहा है, तो इतना बड़ा साइज हो गया नेतन्याहू का, इजराइल का, कि वो अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। देखिए, 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा। इस वक्त जो इजराइल है वो एक तो फ्रस्ट्रेशन का, वो उनका ये फ्रस्ट्रेशन है इस चीज के कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ईरान जो है किसी टर्म्स पर पहुंच ना जाए, और उससे पहले ये फायदा उठाना चाहते थे। दूसरा, बीबी नेतन्याहू मुसलसल ये चीज की कोशिश कर रहे थे काफी अरसे से कि किसी तरीके से अमेरिका को घसीट के मिडल ईस्ट में लाया जाए, उनके ट्रूप्स आए यहाँ पे और अमेरिका उनकी जंग लड़े उस रीजन के अंदर। और तीसरा, उनको इस वक्त सियासी तौर पर बहुत कमजोर हो चुके हैं इजराइल के अंदर। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी सियासत को बचाने के लिए, और जो एक खतरा था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज का क्रेडिट ना ले जाएं और ईरान जो है वो बगैर ईरान जो है वो किसी टर्म्स पर ना आ जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। तो इन दैट केस ईरान का तो नुकसान हुआ, लेकिन ये जो एग्रेशन है इजराइल का, ये तो खुद फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए बड़ा नुकसानदेह है फिर। बिल्कुल, आज अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी वो दांव पे लग चुकी है। अगर आज इजराइल उनकी बात नहीं सुनेगा तो कल को भारत उनकी बात क्यों सुनेगा? फिर उसके बाद रशिया और यूक्रेन उनकी बात क्यों सुनेंगे? इसमें सबसे बड़ा आज जो चैलेंज है वो वाकई आपने दुरुस्त फरमाया है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए है, और एंड ही इज वरीड अबाउट इट। अगर देखा जाए तो अभी थोड़ी देर बाद वो अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम से मिलके इन सारी चीजों को असेस करेंगे वो। ओके, तो क्या मिसाल है अगर सरेंडर करता है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे कि ट्रंप साहब चाह रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की मिसाल इस वक्त दुनिया के सामने। अब एक डेटरेंट है ना, न्यूक्लियर डेटरेंट है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी कहा गया कि जनाब जो हमारे जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो हम अपने जो पार प्रोजेक्ट्स हैं, जो पार की ज़रूरियात हैं, उनके लिए पूरी कर रहे हैं। तो ये तो खुद जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनके तहत ये किया जा सकता है। देखिए, पिछले पूरे 12 साल की अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का जिन ममालिक ने भरपूर फायदा उठाया वो रशिया, चाइना और भारत थे। तो दर हकीकत इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनकी टीम के लिए कि इतने आने वाले चंद दिनों में, अभी उनको मेरे ख्याल में 4था महीना चल रहा है, 5वां महीना, तो इतनी जल्दी में वो किस तरीके से सारा दुनिया का सिनेरियो चेंज कर सकते हैं, अपनी वो कोशिश कर रहे हैं मुसलसल। लेकिन चाइना भी क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है, रशिया अपनी मनमानी कर रहा है, और ये सारी चीज इजराइल भी अपनी मनमानी कर रहा है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, और दे आर वरीड अबाउट। तो ऐसे में जो ग्लोबल पीस लीडर का एक इमेज बनाने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और जाहिर है कि वो तो फिर नोबेल इनाम के लिए जो है वो भी जाना चाह रहे थे ना। इस वक्त जो है उनकी बात गजा में सुनी जा रही है ना, पीस जो है यूक्रेन में है, ईरान का आपने सामने देख लिया। फिर हम किस तरह से समझ लें कि जनाब ये जो कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, इंडिया उनकी बात मानेगा? मैं समझता हूं कि आज नॉट विद इन 24 आवर्स, आज कोई ना कोई लाहे अमल सामने आएगा, स्टेटमेंट सामने आएगी।
तो पॉसिबली क्या होगा? आपकी सेंस क्या कह रही है, पॉसिबली क्या होगा सर? जहां तक मेरा ख्याल है कि इजराइल को सीज फायर पे मना लिया जाएगा। जहां तक मेरा ख्याल है उनके हमले बंद हो जाएंगे आज विद इन 24 आवर्स। मेरे जहां तक मेरी अपनी स्पेकुलेशन है, मैं आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल में इजराइल वॉन्ट हैव एनी चॉइस। और उन्होंने काफी हद तक डैमेज कर भी दिया है। एटॉमिक साइंटिस्ट जो है उनको भी उन्होंने उनको एलिमिनेट कर दिया है, कई लीडरशिप को उन्होंने कर लिया है। तो डैमेज हैज बीन डन, लेकिन मेरे ख्याल में आज विद इन 24 आवर्स इजराइल विल स्टॉप द बॉम्बिंग। यार ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका एक असर जो है वो महज सीज फायर तक ही महदूद हो जाएगा, चाहे वो इंडो पाक के हवाले से हो या फिर इस वक्त आप ईरान और इजराइल के हवाले से हो। सीज फायर इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सर? नहीं, सीज फायर के बाद दूसरी जो चीज सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस चीज को यूज करना चाहते हैं वो इकॉनमी और ट्रेड है। वो जंगों के अहदाफ जो है वो ट्रेड और इकॉनमी से हासिल करना चाहते हैं, और वो सैंक्शंस लगाएंगे। जो नहीं बात मानेगा उससे ट्रेड बंद करेंगे, चोक करेंगे। वो हमेशा अपनी तकारीर के अंदर ये भी कहते रहे हैं माजी में कि उनके दौर में ईरान जो था वो चोक था, और वो हिजबुल्ला और हमास को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। हमेशा वो बार बार ये कहते हैं कि मैं अगर प्रेसिडेंट होता तो चाइना रशिया अलायंस भी ना होता, ईरान भी इजराइल पे हमला ना करती, हमास, सारी चीजें डिफरेंट सिनेरियो होता। वो बिल्कुल आज भी वो सीज फायर तो कराते हैं। आपने देखा होगा जब भी पाकिस्तान और भारत की बात करते हैं, साथ ट्रेड की बात करते हैं, तो दर हकीकत वो ट्रेड और टैरिफ को इस्तेमाल करेंगे और वो जंगों के अहदाफ उसी से हासिल करेंगे। साजिद तारड़ साहब, बीइंग ए पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन, आप समझते हैं कि इजरायली जहरियत जो है वो सिर्फ ईरान तक रुकेगी जाकर? देखिए, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, ये वही इजराइल है जब पाकिस्तान पे हमला हुआ था तो इनके एक्सपर्ट्स जाके भारत में बैठे हुए थे। तो मेरी फीलिंग्स बिल्कुल, और गाजा में जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इस 2025 में बदतरीन मिसाल है जहरियत की। और सबसे बड़ा, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि इस्लामिक कंट्रीज इस सब चीज को देख रहे हैं, यूनाइटेड नहीं है। इंसानियत तड़प रही है सबके सामने। यूक्रेन की जंग की फिक्र है, लेकिन हमास के बच्चों, हमारे गाजा के बच्चों की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया यही है सर, सबसे बड़ा अलमिया यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे साजिद तारड़ साहब। और मुझे कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा अलमिया यही है कि 2025 इंसानियत के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पूरी दुनिया में, और इस्लामिक ब्लॉक जो है इस वक्त बेहिस, बेचैन और खामोश बैठा हुआ है। आगे हालात क्या होते हैं, और जैसे कि तारड़ साहब ने कहा कि कुछ घंटे इंतहाई क्रूशल हैं, स्पेशली अमेरिकन पॉलिसी के हवाले से आगे क्या सूरत हाल बनती है, इनको आगे आने वाले प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।